today we are going to study history from class 8th, and the chapter which we are going to study is chapter number 2, from trade to territory the company establishes power. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एंटर हुई थी ट्रेड करने के लिए बन गई यहाँ की रूलर. दिस मीन्स कि इवेंचुअली इसने एस्टैब्लिश कर ली पावर ओवर होल ऑफ आवर नेशन. तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो ब्रिटिशर है वो एक इंडियन किंग के पास खड़ा है सो दैट उसे परमिशन मिल जाए इंडिया में ट्रेड करने की. बट बाद में ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि ये लोग जो कभी परमिशन चाह रहे थे ट्रेड करने के लिए बन गए रूलर ऑफ आवर कंट्री. यही आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब की, जिन्हें आप इस इमेज में देख पा रहे हैं. ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया के बहुत ही लार्ज पार्ट पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था. दिस मीन्स कि जो इनका राज पार्ट था वो इंडिया के बहुत मेजर हिस्से पे फैला हुआ था. बट इन्हें कहा जाता है लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो सक्सेसर्स थे, यानी इनके बाद जितने भी मुगल किंग्स आए वो बहुत ही वीक सक्सेसर थे, यानी उनसे अपना राजपाट ढंग से नहीं संभाला गया. तो जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद क्या चेंजेस देखने में आए. सबसे पहले बात करते हैं मुगल गवर्नर्स की. मुगल गवर्नर्स जिन्हें उस वक्त सूबेदार कहा जाता था एंड साथ ही जो बिग जमींदार्स थे, इन सब ने अपने स्मॉल किंगडम्स बना लिए. मतलब जो मुगल्स थे जिनकी पहले एक अथॉरिटी होती थी पूरे कंट्री पे, अब ऐसा नहीं रहा. अब इंडिया में बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स अराइज हो गए और जितने भी ये किंग्स थे ये अपने तरीके से अपने राजकाज को संभालने लगे. दिस मीन्स कि दिल्ली जिसे कभी इफेक्टिव सेंटर माना जाता था, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो उसकी इंपॉर्टेंस थी वो फाइनली हो गई डिटेरियोरेट. तो उस वक्त के कुछ जो किंग्स थे प्रोमिनेंट, उनके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बारे में. ये किंग थे पंजाब के. उसके बाद है मुर्शिद कुली खान जो कि नवाब थे बंगाल के, और टीपू सुल्तान जो किंग थे मैसूर के. तो अब आप ये जान चुके हैं कि उस टाइम पीरियड में यानी 18th सेंचुरी में इंडिया में कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए. मीनवाइल इसी टाइम पीरियड में ब्रिटेन में क्या चल रहा था. ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इस कंपनी का एक एम था. वो एम ये था कि जो वर्ल्ड के ईस्टर्न रीजन्स है ना, जैसे कि इंडिया और इसके जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, ये वहां पे आके ट्रेड करना चाहते थे. कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, जैसे कि स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन. अब ये सारी चीजें जो थी ये इंडिया में बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल थी. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका प्लान ये था कि यहाँ ब्रिटेन से ये सारा सी रूट फॉलो करते हुए पहुंचेंगे इंडिया में. इन सारी चीजों को यानी कि स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन को खरीदेंगे सस्ते दामों पे और वापस ले जाके ब्रिटेन में और यूरोपियन कंट्रीज जो थे वहां के, उन्हें वहां पे ये बहुत महंगे दामों पे बेचेंगे, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. अब इस प्लान को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, दे अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन. चार्टर क्या होता है, ये एक रिटन परमिशन होती है. तो यहाँ पे जो क्वीन थी उन्होंने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं. तो अब इसका बेनिफिट क्या था इन्हें. अब ये फियरलेसली ट्रेड कर सकते थे इंडिया में क्योंकि क्वीन ने इन्हें अलाउ किया था चार्टर में कि ये इंग्लैंड से सिर्फ एक ऐसी सिंगल कंपनी होगी जो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती है. दिस मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मिलने वाला था फ्रॉम इंग्लैंड. तो इसका नतीजा ये होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलते. बट जैसा कि इस कंपनी ने सोचा था कि उन्हें प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलेंगे एज इट वाज द सिंगल कंपनी टू डील इन इंडिया, कैसा हो पाया. नहीं, ऐसा नहीं हो सका. अब उसके पीछे क्या कारण थे ये भी जान लेते हैं. वेल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1600 में ये सोचा कि वो इंडिया में आएंगे और ट्रेड करेंगे, उससे भी बहुत पहले ऐसी कुछ यूरोपियन कंपनीज थी जो ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुकी थी. उनमें सबसे पहले नाम आता है पोर्तुगीज का. एक पोर्तुगीज थे जिनका नाम था वास्को द गामा. जो वास्को द गामा थे, इन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया था. कब? इन द ईयर 1498.
अब इस सी रूट को डिस्कवर करने के बाद ये 1498 में ही इंडिया पहुंच गए। कौन सी जगह? कालीकट, इस जगह पे। इन्हीं को फॉलो करते हुए डच पहुंचे पुलिकट में इन द ईयर 1595 एंड बाद में कुछ और यूरोपियंस भी आए जैसे कि फ्रेंच। दे एंटर्ड इंडिया इन द ईयर 1664 एट पौंडीचेरी, जो इस जगह पे है। अब आप ये जान चुके हैं कि जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस वक्त और भी यूरोपियंस यहाँ पे आ चुके थे। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? वेल, जब इंडियन ट्रेडर्स को पता चला कि ऐसी यूरोपियन कंपनीज हैं जो कुछ पर्टिकुलर चीजों में ही डील करना चाह रही है जैसे कि इंडिगो, स्पाइसेस, सिल्क, तो इन्होंने इन सारी चीजों के जो प्राइजेस थे उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जब डिमांड बहुत ज्यादा थी तो ऐसे टाइम पे उन चीजों के प्राइजेस बढ़ ही जाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस पे हो गई चीजें तो उन्हें बेचने के बाद इन कंपनीज को जो प्रॉफिट्स हुए वो थे बहुत ही ज्यादा लो। तो अब जब इतनी सारी कंपनीज एक जगह आ गई और इन्हें प्रॉफिट्स भी होने लग गए लो, तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं। वेल, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स, ये जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी ना, ये सब ट्रेड वॉर में एंटर हो गई। ट्रेड वॉर से हमारे यहाँ क्या मतलब है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उसकी राइवल कंपनीज थी, इन्होंने एक तरह से युद्ध करना शुरू कर दिया एक दूसरे के खिलाफ। उसमें ये क्या करते थे, एक दूसरे की शिप्स को सिंक कर देते थे। इस इमेज में देखिए, आपको यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जो यूरोपियन कंपनीज है उनके बीच में युद्ध चल रहा है और वो राइवल कंपनी की शिप को यहाँ पे सिंक कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन्होंने ना सिर्फ शिप सिंक किए, एक काम और किया कि इन्होंने सी रूट्स में ब्लॉक करने शुरू कर दिए। ऐसा ये इसलिए करते थे कि जो राइवल कंपनीज हैं ना तो वो इंडिया में इजीली एंटर कर पाए, ना ही यहाँ से सामान खरीद के वापस जा पाए। थर्ड स्टेप जो इन्होंने लिया वो था फोर्टिफिकेशन का। ये अपने ट्रेडिंग पोस्ट पे बड़े बड़े वॉल्स बनाने लग गए और साथ ही इन्होंने अपनी सेपरेट आर्मी भी रखना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब आप ये बात जान चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी राइवलरी में एंटर हो गई थी, यानी कि वो वॉर करने लग गई थी और अपनी जो राइवल कंपनीज थी, बाकी की यूरोपियन कंपनीज, उनको नुकसान पहुंचाने लग गई थी, तो इन रिटर्न ये लोग भी तो इनको नुकसान पहुंचाते। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें ये बड़े बड़े वॉल्स यानी फोर्टिफिकेशन भी करना पड़ा और आर्मी भी रखनी पड़ी। तो इसका नुकसान क्या हुआ? इंडियन किंग्स जिन्होंने कभी इन्हें परमिशन दी थी ट्रेड करने के लिए, ये भी फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी की यूरोपियन कंपनीज के हो गए अगेंस्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? सपोज कीजिए आप एक इंडियन किंग है और कोई कंपनी आपके पास आती है और आपसे परमिशन मांगती है कि वो आपके लैंड पे करना चाहती है ट्रेड। बट बाद में आप क्या नोटिस करते हैं कि ट्रेड के नाम पे ये कंपनीज यहाँ पे एक तो राइवलरी कर रही हैं, तोड़ फोड़ कर रही हैं, शिप्स डुबो रही हैं और आप ही के लैंड पे फोर्टिफिकेशन करके इन्होंने अपनी एक सेपरेट आर्मी भी रख ली है। तो क्या आप ये पसंद करेंगे? नहीं ना। तो सेम वॉज द केस विद इंडियन किंग्स। तो अब हुआ क्या? अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो उसे दो तरफ से दुश्मनी हाथ लगी। एक तो उनको यूरोपियन राइवल्स मिल गए जिनके साथ उनका युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ जो इंडियन किंग्स थे उनके साथ भी उनका युद्ध शुरू हो गया। बट इन सब बुरी चीजों में कुछ चीजें अच्छी भी हुई, जैसे कि फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड शुरू कर दिया। कहाँ? बंगाल में। और इसके लिए इन्होंने 1651 में एक अपनी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की रिवर हुगली के पास। और इसके साथ ही कंपनी ने क्या बनाए, कुछ स्टोर्स। अब ये स्टोर्स क्या होते हैं? इन स्टोर्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वेयर हाउस। ये एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को सेफली रख सकते हैं। उसी के साथ कंपनी ने कुछ ऑफिसेस बनाए। अब देखिए, अगर आपको अपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है, यानी जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्हें अपने कस्टमर्स के साथ डील करना है, तो उसके लिए कुछ ऑफिसेस तो होने चाहिए ना। तो ये सब भी बनाए गए। एंड नॉट ओनली दिस, इन ईयर 1696 कंपनी ने अपना एक फोर्ट भी बना लिया बंगाल में, बिकॉज अब ये डिसाइड कर चुके थे कि अब ये यहाँ पे आराम से सेटल डाउन कर जाएंगे, सो दैट अपने ट्रेड को अच्छे से चला पाएंगे। और ठीक इसके 2 साल बाद क्या हुआ
इसके 2 साल बाद कंपनी ने कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे किंग के, उनको कर दिया ब्राइब, मतलब उन्हें रिश्वत दे दी। और उससे इन्हें क्या मिल गया? इन्हें मिल गए दीवानी राइट्स ऑफ 3 विलेजेस। अब दीवानी क्या होता है? ये एक ऐसी अलाउंस होती है जिसमें आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेस से। अब ये जो रेवेन्यू होता है ना, एक बहुत अच्छा सोर्स होता है इनकम का। तो जो कंपनी को दीवानी राइट्स मिले वो 3 विलेजेस के मिले थे, उनमें से एक जगह थी कालीकता, और आज हम इसे जानते हैं कोलकाता के नाम से। कंपनी ने एम्परर औरंगजेब को परसुएड किया कि वो उन्हें फरमान दे। अब फरमान क्या होता है? आपको याद होगा शुरू में हमने एक वर्ड पढ़ा था, चार्टर। चार्टर क्या था? ये एक परमिशन थी जिसे कि दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने। तो सिमिलरली अब जो ये फरमान था ये भी क्या थी? एक रिटन परमिशन। और ये किसने दी थी इन्हें? एम्परर औरंगजेब ने। अब आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हमने पढ़ा कि औरंगजेब की तो डेथ हो गई थी। वेल, आपको याद होगा कि हमने जो डिस्कस किया वो ये कि ईस्ट इंडिया कब एंटर हुई? 1600s में। और औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। तो हम यहाँ जो बीच का ये पीरियड है ना, उस टाइम की बात कर रहे हैं। खैर, तो जब औरंगजेब ने फरमान दे दिया कंपनी को, तो उसके बाद क्या हुआ? कंपनी को मिल गए राइट्स ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अब जो कंपनी है जब वो ट्रेड करेगी तो उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता ना तो आपके बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, और ये किसी भी ट्रेड के लिए बहुत अच्छी बात होती है। बट यहाँ पे एक चीज देखने में आई, वो ये कि जो ऑफिसर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया फरमान को। अब आप पूछेंगे फरमान का मिसयूज कैसे किया? वेल, औरंगजेब ने कहा था कि जब भी कंपनी डील करेगी, यानी जब कंपनी ट्रेड करेगी, तो वो होगा ड्यूटी फ्री। लेकिन ऑफिसर्स ने क्या किया? इन्होंने अपने कुछ छोटे मोटे साइड बिजनेस शुरू किए हुए थे। अब ये उनको चलाने के लिए भी फरमान को यूज करने लगे। मतलब ये टैक्स नहीं देते थे। क्या कहते थे कि हमारे पास फरमान है और फरमान में कहा गया है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो इन्होंने किसी भी तरह का टैक्स देना बंद कर दिया। तो इससे हुआ क्या? वेल, जो बंगाल के नवाब थे उन्हें बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि रेवेन्यू लॉस से नवाब जो थे उनको क्या इफेक्ट? देखिए, कोई भी किंग के लिए रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो अपने राजपाट का सारा खर्चा चला सकते हैं। तो अब जब रेवेन्यू का लॉस होने लग गया, तो उस वक्त जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, जिनकी आपको पहले एक इमेज दिखाई गई है, वो कब थे नवाब यहाँ पे? 1717 से लेके 1727 तक। ये हो गए अगेंस्ट किनके? कंपनी के, क्योंकि इनका कहना था कि आपकी वजह से हमें हो रहे हैं रेवेन्यू लॉसेस। और ठीक इसी तरह जो इनके सक्सेसर आए अली वर्दी खान, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे ऑफ बंगाल, और ये कब थे यहाँ पे बंगाल के नवाब? 1740 से 1756 तक। तो इन्होंने क्या किया? ये भी अगेंस्ट हो गए किसके? कंपनी के। और इन्होंने कहा कि जो कंपनी कर रही है मिसयूज ऑफ फरमान, ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि अली वर्दी खान के जो सक्सेसर थे सिराजुद्दौला, ये बने किंग बंगाल के इन द ईयर 1756। एंड जस्ट लाइक हिज प्रेडिसेसर्स, ये भी अगेंस्ट थे कंपनी के, क्योंकि कंपनी की वजह से रेवेन्यू के तो हो रहे थे बहुत ज्यादा लॉसेस। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रिटिशर्स को जितनी भी ग्रांट्स थी वो देने से कर दिया मना। ही टोटली रिफ्यूज द ब्रिटिशर्स कि अब आपको कोई भी ग्रांट्स या कंसेशंस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी को एक्यूज किया, यानी उनपे इल्जाम लगाया कि आपने धोखा देने की कोशिश की है। किसे? नवाब को। कैसे? देखिए, हमने बताया ना कि जो कंपनी थी वो टैक्स नहीं दे रही थी, उसके जो ऑफिसर्स थे वो मिसयूज कर रहे थे फरमान का। तो जो नवाब थे उन्हें एक तरह से धोखा लगा, क्योंकि इससे हो रहे थे रेवेन्यू के लॉसेस। नेक्स्ट चीज उन्होंने ये कही कि आपने नवाब को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, यानी बेइज्जत करने की कोशिश की है। कैसे?
एक्चुअली कंपनी ने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे थे अगेंस्ट नवाब एंड हिज ऑफिसर्स, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो आपको कोई टैक्स भी नहीं देंगे एंड उन्होंने फोर्टिफिकेशन से भी रोकने से मना कर दिया था। तो ये एक तरह से नवाब को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। इन सब चीजों की वजह से कंपनी और नवाब के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। नवाब ने क्या किया, इस चीजों का बदला लेने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी को कंट्रोल करेंगे, यानी उनकी जो एक्टिविटीज है ना कंपनी की, उसको लेके थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक जो डिसीजन लिया वो ये था कि सबसे पहले नवाब ने ऑर्डर किया कि कंपनी पे करेगी रेवेन्यू। दूसरा, कंपनी किसी भी तरह का फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी। अब इतना ही नहीं, नवाब ने एक और स्टेप लिया कि कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी वहां पे जाके कर लिया अपना कब्जा और कंपनी के ऑफिसर्स को कर दिया कैद। एंड कैलकाटा का जो फोर्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि कंपनी ने बनाया था, उस पे भी जाके नवाब ने कब्जा कर लिया। इस टाइम कंपनी ने अपने कुछ जस्टिफिकेशंस दिए। कंपनी का कहना था कि जो नवाब है वो उनसे बहुत ही अनजस्ट डिमांड कर रहे हैं टैक्स की। दिस मीन्स कि उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत था। एंड नॉट ओनली दिस, कंपनी ने ये भी कहा कि उन्हें फोर्टिफिकेशन करने दी जाए, क्योंकि उनकी कंपनी के लिए जरूरी था कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। बट नवाब ने तो ये सब करने से मना कर दिया था और उल्टा उनकी फैक्ट्री पे भी कब्जा कर लिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आइए जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि आप इस पिक में देख रहे हैं, ये मद्रास में ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने फैसला लिया कि वो नवाब के अगेंस्ट एक युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि अब जो कंपनी थी, इन्हें लग रहा था कि नवाब बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए हैं और उनकी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध इसलिए है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद जो कंपनी थी उसका बंगाल पे एक तरह से इनडायरेक्ट रूल स्थापित हो गया था। तो ये सब कैसे हुआ, चलिए इस बारे में भी जान लें। वेल, जब कंपनी बहुत ज्यादा इंफ्यूरिएट हो गई अगेंस्ट नवाब ऑफ बंगाल, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई बंगाल के नवाब की तरफ, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे युद्ध। इसके लिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली। मीर जाफर जो कि कमांडर थे नवाब की आर्मी में, उन्हें ये लालच दिया गया कि आपको बनाया जाएगा किंग ऑफ बंगाल। तो इस लालच में आके मीर जाफर ने क्या किया कि सिराजुद्दौला को दे दिया धोखा। वो युद्ध में पार्टिसिपेट करने गया ही नहीं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला गया हार और कंपनी गई जीत इन द बैटल ऑफ पलासी। तो इसके बाद क्या चीजें देखने में आई। वेल, बैटल ऑफ पलासी के बाद हुआ ये, मीर जाफर को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल। क्योंकि उनसे पहले ही प्रॉमिस किया गया था, तो अपनी प्रॉमिस को निभाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे बना दिया नवाब। और इसके अगेंस्ट कंपनी को क्या फायदा हुआ। वेल, जो ये नया पपेट नवाब आया ना, यानी कठपुतली वाला नवाब जो कि कंपनी के इशारों पे चलता था, उसने कंपनी को ग्रांट कर दिए बहुत सारे राइट्स, जिसमें सबसे पहले उन्हें कहा गया कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, यानी आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी को बहुत सारा लैंड दिया गया फोर्टिफिकेशन के लिए। अब कंपनी क्या कर सकती थी, एक, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ना था, और क्योंकि उनके पास लैंड हो गई थी तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज भी बनाई, बहुत सारे वेयर हाउसेज भी बनाए और अपनी फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दी। तो कंपनी के लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद मीर जाफर को ये लगा कि कंपनी जो है उनसे बहुत ज्यादा ग्रांट्स ले रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेवेन्यू के हो रहे हैं लॉसेस। एंड जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी किंग के लिए रेवेन्यू बहुत जरूरी होते हैं, सो दैट वो अपना राजपाट चला सके। तो अब मीर जाफर कंपनी के हो गया अगेंस्ट और उसने कहा कि अब मैं आपको और फर्दर राइट्स नहीं दूंगा। तो इसकी वजह से हुआ क्या। वेल, इसकी वजह से कंपनी और मीर जाफर के बीच में लड़ाई वाली स्थिति पैदा हो गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाफर को डी थ्रोन कर दिया। डी थ्रोन का मतलब ये होता है कि जाफर से उसका राजपाट छीन लिया गया
और इसकी जगह नया पपेट किंग कौन आया? मीर कासिम। जैसे ही मीर कासिम नवाब बना बंगाल का, उससे भी उसी तरह के सारे कंसेशंस मांगे गए और ग्रांट्स की डिमांड की गई, जिसमें कि अगेन वही बातें थी कि आप हमसे टैक्स नहीं लेंगे और हमें लैंड मिलेगी सो दैट हम वहां पे अपनी फोर्टिफिकेशन वगैरह कर सकें। बट आफ्टर सम टाइम जो मीर कासिम था उसने भी कहा कि कंपनी कर रही है बहुत ज्यादा मिसयूज ऑफ द राइट्स, तो उसने भी कहा कि अब वो कंपनी को और ज्यादा राइट्स नहीं ग्रांट करने वाला। उसने भी कंप्लेन करना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। बक्सर एक प्लेस है जहां पे ये जो फेमस युद्ध था लड़ा गया इन द ईयर 1764। और ये युद्ध किन में हुआ? मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। फाइनली इसमें जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की। और जैसे ही ब्रिटिशर्स जीते, उन्होंने दोबारा से मीर जाफर को क्या किया? किंग बना दिया बंगाल का। एंड जैसे ही मीर जाफर किंग बने ना बंगाल के, उनसे ये कहा गया कि वो हर महीने 5 लाख रुपए देंगे कंपनी को। अब ये 5 लाख क्यों मांगे गए? कंपनी का कहना था कि उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए इन 5 लाख रुपए की है जरूरत। अब आप पूछेंगे कंपनी के क्या खर्चे थे? देखिए, कंपनी को एक तो युद्ध लड़ने पड़ते थे दूसरी यूरोपियन कंपनीज के साथ, अपनी फैक्ट्रीज भी चलानी थी और सामान भी खरीदना था। तो इन सारे खर्चों के लिए उन्होंने क्या किया, जो पपेट किंग था ना मीर जाफर, उससे 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। बट बाद में कंपनी को ये भी इनसफिशिएंट लगने लग गया। लेकिन 1765 में क्या हुआ? मीर जाफर की हो गई डेथ। अब जब 1765 में ये डेथ हुई मीर जाफर की, तो कंपनी ने एक बहुत ही मेजर डिसीजन लिया। कंपनी का मानना था कि अब वो फेडअप हो चुकी है किससे? जितने भी पपेट किंग्स थे। तो अब वो नहीं चाहते थे कि कोई पपेट किंग हो। इसलिए कंपनी ने ये सोचा कि अब वो सारी चीजों को अपने ही हाथ में लेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या स्टेप लिया? 1765 में कंपनी ने दीवानी राइट्स अक्वायर किया बंगाल के। इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि जो शाह आलम सेकंड है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव को। और इस लीगल डॉक्यूमेंट में जो कंपनी थी उन्हें ये राइट दे दिया गया कि अब वो दीवान बन गए हैं बंगाल के। तो दीवान बनते ही कंपनी को क्या फायदा हुआ? वेल, कंपनी को ये फायदा हो गया कि अब उन्हें मिलने लग गया बहुत सारा रेवेन्यू। एक्चुअली में क्या था कि पहले कंपनी को डिपेंडेंट होना पड़ता था किस पे? ब्रिटेन पे। अब वो ब्रिटेन पे क्यों डिपेंडेंट थे? एक्चुअली ब्रिटेन से आता था बहुत सारा पैसा, जिससे कि वो यहाँ पे उनकी जरूरत की चीजें खरीदते थे, यानी वो प्रोडक्ट्स जिससे कि वो ट्रेड कर सके जाके यूरोपियन कंट्रीज में। पर अब उन्हें ब्रिटेन की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि बंगाल से ही उन्हें इतना रेवेन्यू मिल जाता था कि जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते थे, आर्मी भी मेंटेन कर सकते थे, फोर्टिफिकेशन भी कर सकते थे। इसी दौरान एक चीज जो देखने में आई वो ये थी कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो नवाबों वाली लाइफ जीने लग गए। जैसे कि अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे इन 1764। इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसा इकट्ठा हो गया कि इन द ईयर 1772 ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके ऊपर एक केस चलाया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ये बहुत सस्पिशियस हो गई थी कि आखिर क्लाइव के पास इतना पैसा कैसे आया। बट बाद में फाइनली इन्हें इक्विटल मिल गया था इस केस में से। लेकिन 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया और ये इनकी डेथ हो गई। अब इस दौरान कंपनी ने एक बहुत ही मेजर डिसीजन लिया। कंपनी ने क्या सोचा कि अब वो अपना रूल एक्सपैंड करेंगे, यानी सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि इंडिया की जो बाकी की टेरिटरीज हैं वहां पे भी वो अपनी एक्सपेंशन करने के बारे में सोचने लग गए। लेकिन एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि अभी तक उनका डायरेक्ट एक्सपेंशन करके डायरेक्ट रूल करने का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मेथड्स अपनाए ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव बढ़ा सके इंडियन टेरिटरीज में।
उनमें से एक तरीका था कि उन्होंने रेजिडेंट्स अपॉइंट किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये रेजिडेंट्स कौन थे? वेल, रेजिडेंट्स ऐसे पॉलिटिकल एजेंट्स होते थे इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के। इनका काम क्या होता था? ये जितने भी इंडियन किंग्स थे उनके पर्सनल जो मैटर्स होते थे उनमें करते थे इंटरफेयर, और इनकी कोशिश ये होती थी कि ऐसी पॉलिसीज बनवाई जाए इंडियन किंग से सो दैट कंपनी को हो सके बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो इसी तरह के इंटरफेरेंस में से एक चीज जो निकल के आई वो थी सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस था क्या? ये एक ऐसा कंसेप्ट था जिसे कौन लेके आए थे? लॉर्ड वेल्जली। अब आप पूछेंगे कि ये लॉर्ड वेल्जली कौन थे? लॉर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल थे बंगाल के फ्रॉम 1798 टिल 1805। ये जो लॉर्ड वेल्जली थे इन्होंने एक तरीका अपनाया जिसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। ये एक ऐसा मेथड था जिसमें इंडियन रूलर्स को ये अलाउ नहीं होता था कि वो अपनी आर्मी रखें। उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो कंपनी की ही आर्मी को रखेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ये कहा जाता था कि उन्हें जो कंपनी की आर्मी है उसे देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा सैलरी। अब ये जो सैलरी होती थी ये इतना ह्यूज अमाउंट होता था कि ज्यादातर इंडियन किंग्स इसे पे ही नहीं कर पाते थे। तो अंग्रेजों ने एक तरीका ये निकाला कि अगर आप हमारी सैलरी नहीं देंगे, हमारे पेमेंट्स नहीं करेंगे तो आप पे पड़ेगी पेनल्टी। अब ये पेनल्टी का क्या मतलब होता है? ये होता है फाइन। तो इस फाइन में क्या किया जाता था कि जो इंडियन किंग होता था उसके राज्य में से कुछ टेरिटरी उससे छीन ली जाती थी बिकॉज वो पेमेंट्स नहीं कर पाता था। इसी बेसिस पे 1801 में अवध के राजा से बहुत सारी जो टेरिटरी थी वो छीन ली गई, एंड ऑन सिमिलर ग्राउंड्स हैदराबाद के जो रूलर थे उनसे भी अंग्रेजों ने क्या किया? उनकी बहुत सी टेरिटरी छीन ली बिकॉज वो कंपनी की आर्मी को पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से एक ग्रिप एस्टैब्लिश कर ली थी इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे। बट द क्वेश्चन अराइज कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे उनकी ग्रिप बन पाई थी और वहां पे चल क्या रहा था? तो आइए जान लेते हैं सदर्न पार्ट के बारे में, स्पेशली मैसूर के बारे में। मैसूर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग हुए जिनका नाम था हैदर अली। इनके बेटे थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। अब उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर जो कहा जाता है इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान ने एक टाइगर के साथ लड़ाई लड़ी थी और वो बिना हथियार के, जिसमें टीपू को मिली थी जीत। इसलिए उन्हें कहा जाने लग गया टाइगर ऑफ मैसूर। तब टीपू सुल्तान जब किंग बने इन ईयर 1782 तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। जैसे कि 1785 में इन्होंने मालाबार कोस्ट का जितना भी ट्रेड था वो सारा अपने अंडर कर लिया। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी एक्सपोर्ट होती थी वहां से ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम, इसे पूरी तरह से इन्होंने स्टॉप कर दिया और सब कुछ अपने अंडर ले लिया। मतलब मालाबार कोस्ट से अब जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी वो इंडियन किंग टीपू सुल्तान की मर्जी के हिसाब से ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इन्होंने ये लिया कि जितने भी लोकल मर्चेंट्स थे मैसूर के उन्हें ये कह दिया कि आप ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह की डील नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने कोशिश ये की कि ज्यादातर जो डील्स थी ये फ्रेंच लोगों के साथ करते थे, और कुछ फ्रेंच को इन्होंने अपनी आर्मी में भी एम्प्लॉय किया सो दैट जो मॉडर्न टेक्निक्स थे युद्ध के वो टीपू की आर्मी को भी आते हो। अब जब टीपू सुल्तान ने ये सारे स्टेप्स लिए तो उससे सबसे ज्यादा दिक्कत किन्हें हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भी चाहती थी कि इन्हें मालाबार कोस्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने दिया जाए ऑफ दो वेरी फेमस गुड्स जैसे कि सैंडलवुड, स्पाइसेस, पेपर एटसेट्रा। तो क्योंकि टीपू सुल्तान तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी को करने नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि टीपू सुल्तान को वो सबड्यू कर दे और खुद
वहां पे जाके सारी चीजों को हैंडल करने लग जाए। तो इन्होंने क्या किया, टू सप्रेस द पावर ऑफ मैसूर 4 युद्ध लड़े गए जिनको कि हम क्या कहते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये 1767 से लेके 1799 के पीरियड में लड़े गए। और ब्रिटिशर्स ने ये युद्ध किनके अगेंस्ट लड़े, एक जो हैदर अली खान थे और दूसरे जो उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। तो अब इन युद्धों का नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि 1799 में टीपू सुल्तान की हो गई डेथ इन श्रीरंगपट्टनम। तो जब एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हो गई टीपू सुल्तान की, तो उसके बाद क्या किया गया, वोडियार्स को बनाया गया नया किंग ऑफ मैसूर और इनके साथ भी कंडीशन लगाई गई सब्सिडरी अलायंस की। तो यानी इन पर भी एक तरह से ये प्रेशर था कि अगर ये पेमेंट्स नहीं कर पाए तो क्या होगा, इनसे भी इनका राजपाट छीन लिया जाएगा। तो अब जब ब्रिटिशर्स ने अपना एस्टैब्लिश कर लिया कंट्रोल मैसूर पे, तो उसके बाद इन्हें फायदा क्या हो गया था कि जहां मालाबार कोस्ट पे पहले पुराने किंग यानी टीपू सुल्तान का अपना एक कंट्रोल था, अब ऐसा नहीं रहा। दिस मीन्स कि अब इन्हें फायदा ही फायदा होने वाला था, क्योंकि अब ये इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते थे और इन पपेट किंग वोडियार्स को भी इनका साथ देना पड़ता। बट बाद में इन्हें एक और प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम थे मराठास, जिनके साथ इन्हें बहुत सारे वॉर्स भी लड़ने पड़े। अब ये मराठास कौन थे, ये एक ऐसी डायनेस्टी थी जो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड हो रखी थी। तो इनमें सबसे पहले नाम किनका आता है, सिंधियाज, और इनके बाद आता है नाम गायकवाड्स एंड होलकर्स। अब पहले समझते हैं मराठास के बारे में। मराठास की ये जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी ना, ये सब जो थे ये एक अलायंस होती थी अंडर अ पेशवा। पेशवा का मतलब होता था एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर या प्रिंसिपल मिनिस्टर जिसके अंडर ये लोग काम करते थे। तो उस वक्त अब जो ये सिचुएशन अराइज हुई थी जिसकी वजह से मराठास और ब्रिटिशर्स में वॉर होने लगे थे, वो आखिर था क्या। एक्चुअली मराठास ने एक एम बनाया कि अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे पूरे कंट्री पे रूल। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि दिल्ली चलते हैं, और क्योंकि दिल्ली जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्लेस होता था, तो मराठास ने सोचा कि ये दिल्ली पे जाके एस्टैब्लिश करेंगे कंट्रोल और फिर पूरे इंडिया को चलाएंगे अपने तरीके से। बट क्योंकि कंपनी ये चाहती थी कि अब वो अपना एक्सपैंड करने लग जाए कंट्रोल सारे के सारे इंडिया पे, तो इन्होंने सोचा कि जब हमने बंगाल पे भी अपना कंट्रोल कर लिया, मैसूर पे भी कर लिया, तो अब ऐसे प्लेसेस जो कि अंडर थे किनके, मराठास के, वहां पे भी ये अपना कंट्रोल करेंगे एस्टैब्लिश, सो दैट वहां से भी ये अपने ट्रेड को बढ़ा सकें। तो मराठास को सबड्यू करने के लिए बहुत सारे वॉर्स लड़े गए बिटवीन कंपनी एंड मराठास। तो उन वॉर्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है एंग्लो मराठा वॉर। तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी जो कि फाइट की गई थी 1803 से 1805 में, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें उड़ीसा और यमुना के पास की कुछ टेरिटरीज जिनमें कि आगरा भी आता था वो इन्हें हासिल हो गया। यानी मराठास जो थे उन्हें अपने ये एरियाज गंवाने पड़े ब्रिटिशर्स के हाथों। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई सिचुएशन, यानी अब इनके बीच में हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। तो उसके बाद एक और वॉर हुई जिसे कहा जाता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और ये वॉर लड़ी गई थी पानीपत में। इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो फाइनली जीत गए एंड मराठास की जो पावर थी उसे टोटली क्रश कर दिया गया। यानी इसके बाद ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे इनका साउथ ऑफ द विंध्यास टेरिटरी के ऊपर भी अपना कंट्रोल हो गया एस्टैब्लिश। इससे इन्हें ये फायदा हुआ कि अब जो एरियाज मराठास के अंडर हुआ करते थे वो भी इनके कंट्रोल में आ गए और ये अपना ट्रेड वहां से भी चलाने लगे। अब इन सब चीजों के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन और बढ़ाएं, और
इतना ही नहीं, इन्होंने डिसाइड किया कि अब ब्रिटिशर्स को हम एक सुप्रीम पावर बनाएंगे, यानी अपनी एक सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करेंगे ओवर होल ऑफ द इंडिया। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम अपने आप को एक पैरामाउंट पावर की तरह एस्टैब्लिश करेंगे। पैरामाउंट का मतलब होता है कि अब वो अपने आप को एक सुप्रीम पावर की तरह एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से लेके 1823 तक, इन्होंने इनिशिएट की एक पॉलिसी जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब फाइनली ब्रिटिशर्स को ही अपनी पैरामाउंटेसी जो है वो यहाँ पे स्थापित करनी पड़ेगी। यानी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि मुगल्स की अथॉरिटी होती थी, तो अब इन्होंने कहा कि अब हमारी ही अथॉरिटी होगी पूरे इंडिया पे। ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि इनको ये डर था कि अगर इनकी पैरामाउंटेसी नहीं हुई तो इन्हें ट्रेड में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पे अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की। एक्चुअली में इन्हें ना सिर्फ इंडियन रूलर्स का डर था, दरअसल इन्हें ये भी डर था कि रशिया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बनता जा रहा था, कि कहीं वो आके इंडिया पर भी अपना राज्य स्थापित ना कर ले। तो इसलिए ब्रिटिशर्स, जो अब तक की सिर्फ सदर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तक ही सीमित थे, इन्होंने सोचा कि अब हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर भी अपना राज्य स्थापित करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान में भी 1842 में कुछ युद्ध लड़े, जिससे कि इनका वहां पे इनडायरेक्ट रूल हुआ स्थापित, और साथ ही साथ 1849 में इन्होंने पंजाब पर भी अपना रूल स्थापित कर लिया। ये सब कब हुआ, जब महाराजा रंजीत सिंह की हो गई डेथ। अपने इस एनेक्सेशन के प्रोसेस में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ना सिर्फ पंजाब या अफगानिस्तान, बल्कि और इलाके जैसे कि कित्तूर, जिसे कि अब हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं, वहां पर भी इन्होंने एक अपनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। क्या, पैरामाउंटेसी। तो वहां पे इन्हें क्या देखने को मिला कि कर्नाटका यानी कित्तूर की जो क्वीन थी चिन्नम्मा, उन्होंने इनके खिलाफ एक एंटी रेजिस्टेंस मूवमेंट छेड़ दी, यानी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ने शुरू कर दिए। बट 1824 में जो रानी चिन्नम्मा थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो अब कंपनी का जो था रूल, वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में होने लग गया था स्थापित, जिसमें कि नॉर्थ, सेंट्रल पार्ट एंड सदर्न पार्ट शामिल हो गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक कंसेप्ट आया, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। जब इन्होंने एनेक्सेशन शुरू किया तो उसमें युद्ध तो लड़े ही गए, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये पॉलिटिकल मेथड्स भी यूज करते थे, तो एक ही जो नया मेथड निकल के आया वो था डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। अब इस कंसेप्ट को लाने वाले कौन थे, ये जिन्हें कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये है लॉर्ड डलहौजी, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1848 से 56 तक। तो अब इस कंसेप्ट में था क्या, कोई भी इंडियन किंग जिसके पास अपना नेचुरल हेयर नहीं होता था, मतलब जिनके पास अपना बेटा नहीं होता था, तो उनका जो राज्य होता था वो छीन लेते थे कौन, ब्रिटिशर्स। यानी इस कंसेप्ट की वजह से इन्होंने ऐसी बहुत सी टेरिटरीज थी इंडिया की जिन्हें जीत लिया। अब उनमें से कौन कौन सी टेरिटरीज थी, जैसे कि स्टेट ऑफ सतारा, जिसे 1848 में अक्वायर किया, फिर संबलपुर 1850 में अक्वायर किया, और उदयपुर 1852 में अक्वायर किया। और डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को ही आधार बना के इन्होंने झांसी को अक्वायर किया 1857 में। आपको झांसी तो पता होगा ना, जो कि फेमस है अपनी एक बहादुर क्वीन की वजह से, जिन्हें की झांसी की रानी कहा जाता है। अब झांसी की रानी को भी युद्ध लड़ना पड़ा था अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, बट ब्रिटिशर्स इसमें जीत गए थे और फाइनली झांसी को अक्वायर कर लिया गया था इन 1857। तो अब यहाँ तक हमें ये समझ आ गया है कि जो अंग्रेज थे, इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत एक्सपेंशन कर ली थी, यानी काफी अपना राज्य इन्होंने बढ़ा लिया था। तो अब जब आपके पास इतना सारा राज्य बढ़ता जा रहा है, तो उस वक्त आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
यानी उसको कैसे संभाला जाए, कैसे सारी चीजों को मैनेज किया जाए, उसका भी तो ख्याल करना पड़ेगा, जिसे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो कि हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन द ईयर 1773 टिल 1785, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि हम अपनी नई एडमिनिस्ट्रेशन चला सके या सेटअप कर सके। तो वो स्टेप्स क्या थे, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। वो स्टेप्स ये थे कि जैसे सबसे पहले तो इन्होंने डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेशन को 3 प्रेसिडेंसीज में, यानी जो पूरा इंडिया था ना, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, इसमें इन्होंने कुछ ऐसे पार्ट्स बना दिए जिन्हें कि हम कहते हैं प्रेसिडेंसी। तो अब इन प्रेसिडेंसीज में कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी, सबसे पहले मैप में देखिए, यहाँ पे ये आपको दिखाई गई है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जितना पार्ट आपको ये डार्क कलर में नजर आ रहा है, ये सब आता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मद्रास प्रेसिडेंसी दिखाई गई है। अगेन यहाँ पर भी जितना पार्ट आप डार्क देख रहे हैं, तो जितना हिस्सा ये इंडिया का कवर हो रहा है, ये थी मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट जो कि इन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई थी वो थी बंगाल प्रेसिडेंसी। अगेन इसमें भी ध्यान दीजिए, ये जो डार्क कलर्ड पार्ट है, तो ये सारा क्या था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा इन 3 मैप्स की वजह से कि जो प्रेसिडेंसीज थी वो क्या थी, वो ऐसे एरियाज जो थे डिवाइड कर दिए गए थे जिनको अंडर रखा जाता था कुछ ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के, जो कि वहां पे सारा कामकाज संभालते थे। कामकाज से हमारा मतलब है कि वहां पे जो भी उनका ट्रेड था कंपनी का, जो उनके टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना या जो भी मेंटेनेंस करना होता था इन एरियाज को, वो सारा कुछ इन प्रेसिडेंसीज में संभाला जाता था बाय हुम, द सीनियर ऑफिसर्स। अच्छा, अब हमने ये तो जान लिया कि प्रेसिडेंसीज बनी, उसके बाद क्या किया गया, लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश की गई। अब देखिए, एक सिंपल बात समझिए, सपोज कर लीजिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो क्राइम्स भी होंगे। अब क्राइम्स जब हो रहे हैं, तो उस दौरान आपके पास ऐसे लॉज तो होने चाहिए ना, सो दैट आप एक अच्छे जज की तरह जस्टिफिकेशंस कर सकें और जिनके साथ न्याय करना उनके साथ न्याय कर सकें। तो उस वक्त क्या चीज नोटिस की गई कि जो इंडिया के लोग थे वो क्या करते थे, जो हिंदू पंडित्स थे और जो मुस्लिम मुफ्तीज थे, जिन्हें कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, इनके पास जाते थे न्याय के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदू पंडित्स और मुस्लिम मुफ्तीज से कहा कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंगली जितने भी लॉज बने हैं वो हमें बताएं, सो दैट हम उन्हें कोडिफाई कर सकें, और जब भी कोई न्याय की जरूरत हो तो जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें सही ढंग से न्याय दिया जा सके। अब न्याय देना है तो उसके लिए कोर्ट्स भी तो एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे ना, तभी तो आप जाके आप अपनी बात जो है जज के सामने रख सकते हैं। तो यही किया ब्रिटिशर्स ने भी, इन्होंने कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए, और ये जो कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए, इनको डिवाइड किया गया 2 तरह की कोर्ट्स में, जिनमें सबसे पहले आती है फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट। तो जो भी क्राइम्स होते थे ना, जैसे चोरी डकैती या कोई भी ऐसा क्राइम जो होता था, उन सबके केसेस चलाए जाते थे फौजदारी अदालत में। और जितने भी नॉर्मल केसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, या कहीं पे कोई पैसा है उसको बांटना है उससे रिलेटेड कोई केस है, तो वो कहाँ हैंडल होते थे, दीवानी अदालत में, जिन्हें कहा जाता है सिविल कोर्ट। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद हर शहर में एक ऑफिसर रखा गया जिसे कहा जाता था कलेक्टर। अब जो एक कलेक्टर होते थे, इनका काम क्या होता था कि जिस भी ये डिस्ट्रिक्ट में या शहर में होते थे, वहां पे सारा लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने मेंटेन करना होता था। जैसे कि अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें, तो जो हमारे सिटी के कलेक्टर होते हैं वो क्या देखते हैं कि सारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन्ड है, कहीं पे कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दी जानी चाहिए वो सबको मिल रही है ना। तो यही सारी चीजें उस वक्त के कलेक्टर्स को भी ध्यान में रखनी पड़ती थी। और इसके साथ ही इन्हें रेवेन्यू भी कलेक्ट करना पड़ता था इनसे, जो कि वहां के रेजिडेंट्स होते थे उस सिटी के। तो इनमें कौन कौन कवर होते हैं, पीजेंट्स हो गए, लोकल रेजिडेंट्स हो गए, जमींदार वगैरह। तो इन सब से रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, जो किनके पास जाता था, ब्रिटिशर्स के पास।
क्योंकि रेवेन्यू जैसा कि हम जानते हैं बहुत जरूरी था, सो दैट अपने सारे ट्रेड को भी चलाया जा सके और बाकी के खर्चे भी हैंडल अप किए जा सके। एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कंपनी को लगा कि कंपनी के पास अपनी एक फुल फ्लेज्ड आर्मी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आर्मी क्यों होनी चाहिए? देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए ये जरूरी है कि उसके पास अपनी आर्मी हो, सो दैट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और अब जब अंग्रेजों ने ही पूरे इंडिया पे अपना राज्य स्थापित शुरू कर दिया था, तो उस वक्त उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि उनके पास भी अपनी आर्मी होनी चाहिए, ताकि इंडिया का जो इतना मेजर पार्ट है उसे रखा जा सके प्रोटेक्टेड। अब इन्हें प्रोटेक्ट किससे करना था? एक तो जो एनिमीज थे, यानी जो कि इंडियन किंग्स थे, वो इनके एनिमी तो थे, और साथ ही साथ जो कि इनके ट्रेड राइवल्स थे। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होते हुए पूरे इंडिया पे अपना राज्य स्थापित कर गई, तो इन्हें यह भी तो डर था कि बाकी यूरोपियन कंपनीज ऐसा कुछ ना कर लें। तो इन दैट ऑर्डर अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इन्होंने क्या रखी? आर्मी। अब आर्मी में सारे के सारे ब्रिटिशर्स तो रखे नहीं जा सकते, क्योंकि इतने सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में कहाँ से आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को भी रखना शुरू कर दिया अपनी आर्मी में। तो उस वक्त जो सोल्जर्स, हमारे इंडियन सोल्जर्स आर्मी में काम करने लगे, यानी ब्रिटिश आर्मी में काम करने लगे, तो किस टाइप के सोल्जर्स होते थे? पहले तो होते थे सवार्स और दूसरे होते थे पैदल। अब सवार्स वो सोल्जर होते थे जो हॉर्स के ऊपर राइड करते हुए युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, और पैदल वो सोल्जर्स होते थे जो पैदल चलते हुए ही अपनी लड़ाई में अपना योगदान डालते थे। तो अब इन सोल्जर्स को कराया जाता था ट्रेन, किस तरह से? आर्चरी में एंड स्वॉर्ड फाइटिंग में। दिस मीन्स कि जो पुराने टाइम के जो सोल्जर्स थे, उनको युद्ध की जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उसमें क्या होता था, एक तो तलवारबाजी सिखाई जाती थी और धनुष बाण से लड़ाई करना सिखाया जाता था। बट आप ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। कैसे? अब बहुत सारी चीजें जो थी वो मॉडर्नाइज होने लग गई थी। मॉडर्नाइज से हमारा मतलब है कि जब फैक्ट्रीज आ रही थी और अलग अलग नए तरह के गुड्स बन रहे थे, तो उस दौरान लड़ाई के भी कुछ नए तरीके आ गए। जैसे कि अब लोग स्वॉर्ड फाइटिंग या आर्चरी से अपना युद्ध नहीं करते थे, वो क्या करते थे, कुछ नई वॉरफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लग गए, जिनमें हम नाम लेते हैं कुछ ऐसी गन्स का, जैसे कि मैच लॉक। अब मैच लॉक क्या होता था? ये एक ऐसी गन होती थी जिसे मैच की मदद से जलाया जाता था और शूट किया जाता था, और इसी के साथ ही कुछ और हैवी गन्स भी लोग यूज करने लग गए युद्ध के दौरान। तो ऐसे में हुआ क्या कि कंपनी को ये लगा कि अब उन्हें अपने सोल्जर्स को नए तरीके से करना पड़ेगा ट्रेन। तो अब ये ट्रेनिंग के दौरान होता क्या था? ट्रेनिंग के दौरान उनके ऊपर कुछ ऐसे डिसिप्लिनरी रूल्स जो थे वो लगाए जाते थे इंडियन सोल्जर्स पे, जो कभी कभार उनकी धार्मिक जो उनकी सोच थी ना, उसके अगेंस्ट हो जाता था। मतलब जो उनकी कम्युनिटी फीलिंग थी, जैसे कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके धर्म में अलाउड नहीं है, तो वो भी करना पड़ता था इंडियन सोल्जर्स को बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। क्योंकि वो क्या चाहते थे, उन्हें अब एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप करनी थी अपने सोल्जर्स में। तो इस वजह से एक डिसकंटेंट अराइज होने लग गया इंडियन सोल्जर्स के मन में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और यही था जो बाद में 1857 की म्यूटिनी में बदला। ये 1857 की म्यूटिनी क्या है, ये पढ़ेंगे हम अपने आगे के चैप्टर्स में। तो अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, उससे हम किस कंक्लूजन पे आए? हम इस कंक्लूजन पे आ गए हैं फाइनली कि हाँ, ये सही है कि जैसा कि टाइटल में कहा गया है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो हाँ, ये सच है कि इंडिया में एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो एंटर हुई थी ट्रेड करने के लिए, बाद में गेन कर गई पावर ओवर होल ऑफ आवर कंट्री, और क्या बन गई? रूलर ऑफ आवर कंट्री। मीन्स कि उसने, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया इमेज में, क्या किया, पूरे के पूरे कंट्री पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया।